आज हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा हमने देख ली थी। क्या देख लिया था? भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा थी वो कितनी थी? 15,200 किलोमीटर की। भारत की जो स्थलीय सीमा थी वो 15,200 किलोमीटर की थी। स्थलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। ये पूरा जो ऊपर का पूरा जो आवरण है, ये बाउंड्री लाइन है अपनी, पूरी की पूरी कितनी थी? 15,200 किलोमीटर थी। अब बात करते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करते हैं। देखिए, जलीय सीमा यहां से गुजरात के तट से स्टार्ट होती है और पश्चिम बंगाल के तट तक जाती है। इसको क्या बोला गया है? जलीय सीमा बोला गया है। ये पूरे का पूरा जलीय आवरण है। ये जलीय सीमा दो टाइप से बढ़ जाती है। एक तो मुख्य भूमि, ये अपनी मुख्य भूमि है पूरी की पूरी, तो इससे मुख्य भूमि से लग जाती है। ये पूरी की पूरी जो है, ये अपनी क्या हो जाती है? मुख्य भूमि से लग जाती है। तो इसको मुख्य भूमि की जलीय सीमा बोली जाती है। दूसरा, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप और ऐड हो जाते हैं, उसको पूरी जलीय सीमा बोल देते हैं। द्वीपों सहित जलीय सीमा बोल दो, या संपूर्ण देश की जलीय सीमा बोल दो, या फिर पूरी भारत की जलीय सीमा। तो ये जलीय सीमा है वो कितनी है? यदि पूरी पूछा जाए आपसे, पूरी आपसे पूछा जाए तो वो कितनी है? 7516 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है। और अब इसको जलीय सीमा को दो भागों में बांट लो। एक तो संपूर्ण या फिर मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की, और दूसरी जो आप बांटोगे वो किसकी बटेगी? एक तो मुख्य भूमि की सीमा बढ़ जाएगी और दूसरी जो है वो आपकी द्वीपों सहित बढ़ जाएगी। द्वीपों सहित, देखिए द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर थी। और मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मुख्य भूमि की जो अपनी जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। यहां से लेके यूं चल के यूं पूरे का पूरा 6100 किलोमीटर आती है। इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है, सबसे छोटी जलीय सीमा किसकी है। कई बार मैच करना क्वेश्चन दे देते हैं। तो देखिए, बड़ी की बात करते हैं, बड़ी जलीय सीमा। तो बड़ी जलीय सीमा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बड़ी जलीय सीमा है वो गुजरात की है। गुजरात की है। दूसरी बात, एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें कितने राज्य आते हैं, जलीय सीमा पे कितने राज्य आते हैं। देखिए, एक गुजरात हो गया, दो महाराष्ट्र हो गया, तीन कर्नाटक हो गया, चार गोवा हो गया, पांच आपका तमिलनाडु हो गया, छह आंध्र प्रदेश हो गया, सात उड़ीसा हो गया, आठ आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, और नौ नंबर पे आपका केरल जो है। नौ राज्य जो है वो क्या होते हैं? अपनी जो कोस्टल एरिया पे आते हैं, कोस्टल जो आपका तटीय इलाका है उसके ऊपर आते हैं। दो केंद्र शासित प्रदेश मुख्य भूमि में लगे हुए, कौन से? एक तो दमन द्वीप है और दूसरा आपका पुडुचेरी है। पुडुचेरी और दमन द्वीप जो है वो आपके दो मुख्य भूमि में लगे हुए द्वीप आ गए। देखिए, इसकी बात करते हैं, ये पूरा पूरा ये ले लेते हैं कोस्टल एरिया। तो अब कोस्टल एरिया की सबसे बड़ी जो नौ राज्य लग गए, कितने लगे? नौ राज्य। नौ आपके राज्य हैं वो क्या करते हैं? कोस्टल एरिया पे लगे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हुए हैं? मुख्य भूमि के तो दो ही लगे हुए हैं, एक तो दादर नगर हवेली दमन दीप वाला, और दूसरा जो है वो पुडुचेरी वाला। लेकिन एक अंडमान निकोबार रह जाता है, दूसरा आपका लक्षद्वीप रह जाता है। तो चार यूटीज लगे, चार केंद्र शासित प्रदेश लगे, और नौ राज्य जो हैं वो अपने किससे लगते हैं? बाउंड्री लाइन से लगते हैं। किनसे? ये जो आपकी सी बाउंड्री लाइन से, समुद्र की रेखा से लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे बड़े की बात करते हैं कि बड़ी सीमा, समुद्र से बड़ी सीमा या पानी से जल की बड़ी सीमा किस राज्य की सबसे बड़ी है? तो सबसे पहली बात आती है गुजरात की। गुजरात की, गुजरात जो है उसकी 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर गुजरात की है। कई जगह दे रखा है 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर दे रखा है। ये क्यों दे रखा है? ये होता है इसकी जो आधार जो रेखा है इससे, और ये जो आपका 1600 किलोमीटर बनता है वो तो वो नोटिकल जो आपका क्या संलग्न क्षेत्र हो जाता है, उस संलग्न क्षेत्र से यदि आप काउंट करते हो तो 1600 किलोमीटर आएगी, और उससे पहले काउंट करते हो तो 1214 किलोमीटर आएगी। तो आपको ध्यान केवल और केवल ये रखना है कि गुजरात की जो है सबसे बड़ी तटरेखा है और कितनी लंबी है, वो 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि गुजरात का तो ये जिगजैग वाला ये पूरा एरिया लग गया। गुजरात की तटरेखा जो है वो आपकी
जिगजैग वाला पूरा एरिया लग गया, ठीक है। देखिए तटरेखा की बात करते हैं, सबसे बड़ी है ना, तो यहां लिख देते हैं, ये इधर वाला देख लेते हैं। बड़ी तटरेखा सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। गुजरात की कितनी है? 1600 किलोमीटर की। 1600 किलोमीटर की गुजरात की तटरेखा है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु जो है आपका, देखिए यहां पे आप देखोगे तो तमिलनाडु की यहां से स्टार्ट होती है और ये देखो ऐसे कटती फटती कटती फटती कटती फटती यहां तक जाती है। तो तमिलनाडु जो है उसकी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तटरेखा है। किसकी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है उसकी तटरेखा दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है और ये कितनी है? 1076 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1076 किलोमीटर तटरेखा लंबी किसकी है? आपकी तमिलनाडु की है। तीसरे नंबर पे आप आंध्र प्रदेश में जाओगे। देखिए आंध्र प्रदेश की यहां से ये तटरेखा स्टार्ट होती है और ये चलती चलती यहां तक आती है। तो आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की 972 किलोमीटर है। कितनी है? तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो कितनी है? आपकी 972 किलोमीटर है। कितनी है? 972 किलोमीटर तटरेखा। ये तो हो गए बड़े तटरेखा वाले। अब बात करते हैं कि छोटी तटरेखा किसकी है। छोटी वाली बात करते हैं, छोटी तटरेखा। तो देखिए छोटी तटरेखा सबसे कम जो तटरेखा है वो ये वाली है, गोवा की। गोवा सबसे छोटा राज्य है, 2 ही जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। तो गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है, मात्र 101 किलोमीटर लंबी है। गोवा की जो है वो सबसे छोटी तटरेखा है और मात्र 101 किलोमीटर लंबी है। दूसरी बात करते हैं कि गोवा के बाद दूसरी तटरेखा किसकी आती है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो तटरेखा है ये पश्चिम बंगाल की तटरेखा है। किसकी तटरेखा है? वेस्ट बंगाल की तटरेखा है, पश्चिमी बंगाल की तटरेखा है और ये 158 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 157 या 158, कई जगह 157 दे रखा है, कई जगह 158 किलोमीटर लंबी दे रखा है। तीसरी आपकी कर्नाटक की है और चौथी आपकी उड़ीसा की है। कर्नाटक की तीसरी है, तीसरी छोटी कर्नाटक की है और चौथी यदि आप देखोगे तो चौथी छोटी किसकी है? उड़ीसा की है। ये तो आपकी छोटी, आपके क्रम से पूछा जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यूपीएससी तक पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, सबसे छोटी किसकी है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। ये तो राज्य की बात करते हैं। सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है। तमिलनाडु के 9 राज्य लगते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। मुख्य भूमि के 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये जो अपना देश है इसके अंदर 3 क्या लगे हुए हैं? पानी के सागर लगे हुए हैं। एक तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, बंगाल की खाड़ी लगी हुई है, इधर अरब सागर लगा हुआ है और नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर आ जाएगा। हिंद महासागर, ये जो आपके क्या लगे हुए हैं, देश के तीनों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको भारत को एक क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप बोला जाता है। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जिसके तीनों ओर पानी लगे उसको प्रायद्वीप बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका पांडिचेरी की बात कर रहे थे, पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों के अंदर है। एक तो इसका माहे जिला आता है, माहे जिला, माहे देखिए थोड़ा और बड़ा करते हैं, माहे जिला। माहे जिला ये किस राज्य के अंदर आता है? केरल के अंदर आता है माहे जिला। दूसरा आपका येमन आता है। येमन किस में आता है? आंध्र प्रदेश के अंदर आपका येमन आ जाता है। और करिकाल और पुडुचेरी जो है वो आपके किसके अंदर आ जाती हैं? तमिलनाडु के अंदर आ जाती हैं। तो ये अपने 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। जो आपकी पांडिचेरी जो है वो 3 राज्यों में। देश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से माहे जिला है। दूसरा जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो येमन जिला है। और यदि आप केंद्र शासित प्रदेश और घुसा दिया जाए तो दिल्ली मिडल जो है, दिल्ली मध्य जो है वो आपका दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ये हो गई आपकी बात। अब बात करते हैं कि भाई ये जो इधर से देख लिया, इधर से देख लिया, अब इनको घाट जो आप पूर्वी साइड के देख सकते हो राज्य, पश्चिम साइड के राज्य, इनके क्रम से पूछना दे लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा आता है पश्चिम साइड में। तो सबसे पहले गुजरात आएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे गोवा आता है। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है लोगों से, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे नंबर पे कर्नाटका और 5वें नंबर पे आपका केरल आ जाता है।
5वें नंबर पे जो आपके पश्चिम की साइड में 5 राज्य आते हैं। 5 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है दादरा नगर हवेली, और दूसरा जो है वो आ जाता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, ये जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य जो हैं वो पश्चिम साइड में आपके पानी से टकराते हैं। और किस पानी से टकराते हैं? अरब सागर से टकराते हैं। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोलकाता बंगाल, पश्चिम बंगाल आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आ जाता है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, और चौथे पे आपका तमिलनाडु आ जाता है। इस प्रकार से आपसे दोनों साइड के राज्य क्रम से पूछे जा सकते हैं, कम ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो वो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो सबसे बड़ी तटरेखा है वो अंडमान निकोबार की है। अंडमान एंड निकोबार जो है उसकी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य से भी बड़ी है। एक बार यूपीएससी पीटी में पूछा गया था, उसमें गुजरात नाम भी दे रखा था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे रखा था। तो अंडमान निकोबार द्वीप हैं, उनकी 1962 किलोमीटर जो है, और उसकी कितनी थी गुजरात की? 1600 किलोमीटर। अंडमान निकोबार की कितनी है? 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर की बड़ी तटरेखा की पूछ लिया जाए तो वो है आपकी लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप की। तीसरे नंबर की जो यदि आपसे तटरेखा पूछ लिया जाए वो है आपकी पुडुचेरी की, पांडिचेरी जिसको बोलते हो, पांडिचेरी की। और चौथे नंबर की पूछ लिया जाए वो दमन द्वीप की है। दमन द्वीप जो है उसकी सबसे कम तटरेखा है, और उसकी तटरेखा मात्र कितनी है? 27.20 किलोमीटर है। दमन द्वीप की जो है वो 27.20 किलोमीटर तटरेखा है। तो ये हो गए आपके जो क्रम से लेके यूटी जो है उनकी तटरेखा। तटरेखा में सबसे कम किसकी लगती है? दमन द्वीप की लगती है। उस और सबसे ज्यादा किसकी लगती है केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार की लगती है 1962 किलोमीटर की। ये बातें हो गई अपनी तटरेखा की। अब चलते हैं आगे। देखिए अब आगे चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के नक्शे के अंदर श्रीलंका क्यों दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो होता है अपना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। और दूसरी बात, अपना जो क्षेत्र होता है, पानी का जो क्षेत्र होता है, वो भी अपनी एक बाउंड्री निर्धारित करता है, एक सीमा निर्धारित करता है। ये जो अपनी की लगी हुई है इसको बोला जाता है आधार सीमा। क्या बोला जाता है? आधार सीमा बोला जाता है। बेस लाइन इसको बोला जाता है। बेस लाइन, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे डेल्टा बने हुए हैं तो कंफर्म नहीं हो पाता, तो जमीन और पानी अलग हो रही है, उस जगह को बोल दिया बेस लाइन। और इस बेस लाइन की, ये जो पूरी बेस लाइन बनी हुई है, इस बेस लाइन के पूरी के इन्होंने बोला है कि आगे जो 12 किलोमीटर का एरिया होगा आपका, ये जो 12 किलोमीटर का एरिया होगा पानी के अंदर आपकी जमीन लगी हुई है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, तभी तो बोलते हैं कि यदि अपना यहाँ पे द्वीप है तो यहाँ पे 12 किलोमीटर का और मिल जाएगा, 24 किलोमीटर का और मिल जाएगा, और 200 मील का और मिलेगा। ये नॉटिकल मील है, किलोमीटर में नहीं है, नॉटिकल मील है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बोल दो या नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। और यदि नॉर्मल मील की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर होता है ना। ये चीजें तो अपन ने देख ली। अब बात करते हैं, ये अपनी आधार सीमा है। आधार सीमा जो है उसके बाद में लगता है आपका प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। ये जो 12 नॉटिकल मील जो है इस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? ये आधार सीमा से, और इसको बोला जाएगा प्रादेशिक क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? प्रादेशिक क्षेत्र बोला जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का प्रादेशिक क्षेत्र जो है वो आधार सीमा से कितनी दूरी पे है, तो 12 नॉटिकल मील पे है। क्या है? उसको क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल सी बोला जाता है। टेरिटोरियल सी बोला जाता है। यहाँ पे आपके देश जो है उसका संपूर्ण अधिकार होगा। क्या होगा? संपूर्ण अधिकार होगा। जिस प्रकार से आपकी जमीन पे आपका अधिकार है उसी प्रकार से इस टेरिटोरियल सी के अंदर आपका पूरे का पूरा अधिकार होगा। ये कितनी दूरी पे है? ये आधार सीमा है। इसको क्या बोलते हैं? आधार सीमा बोलते हैं। आधार सीमा से कितनी दूरी पे है? 12 नॉटिकल मील पे है। अब आधार सीमा से आगे चलते हैं तो ये जो क्षेत्र बन जाता है ये 24 नॉटिकल मील तक आ जाता है। कितना आ जाता है ये आपका 24 नॉटिकल मील तक आ जाता है। कहां से? आधार सीमा से 24 नॉटिकल मील। और इसको क्या बोला जाता है? संलग्न क्षेत्र बोला जाता है, कॉन्टिजियस जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। संलग्न क्षेत्र बोला जाता है।
कॉन्टिन्यूअस जोन बोला जाता है। इस कॉन्टिन्यूअस जोन के अंदर आप क्या कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, आप सीमा शुल्क ले सकते हो, या कोई वित्तीय अधिकार होंगे वो कर सकते हो। यहां से आप क्या कर सकते हो, साफ सफाई, फिर आप सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार आपके होंगे। वित्तीय अधिकार जो है वो आपके होंगे। देखिए साफ सफाई कर सकते हो, यहाँ से आप जो भी है समुद्र को साफ कर सकते हो। फिर दूसरी बात सीमा शुल्क, यहाँ से गुजरने वाली कोई भी जहाज शिप होती है उससे आप क्या ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो, है ना, उससे किराया भाड़ा ले सकते हो अपनी जगह का। और वित्तीय अधिकार, यहाँ पे आप कोई भी अपने जो मछली पकड़ने का काम करते हो या कोई चीज मिल जाती है तो उस चीज का जो बाजार में भाव लगाया जाता है वो वित्तीय अधिकार भी आपके पास होते हैं। अब एक और आ जाता है ये आधार सीमा जो है, इससे 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील या जिसको समुद्री मील बोला जाता है, 200 नॉट मील जो है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। इस क्षेत्र को 200 वाले को क्या बोला जाएगा, ये जो है ये आपका 200 मील तक आ जाता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक आ जाता है। इसको आप क्या बोलोगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलोगे। इसको बोलोगे आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलोगे। इस ईईजेड जो है, इस ईईजेड के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो, आप कोई भी नया द्वीप है उसका निर्माण कर सकते हो। इसके अंदर क्या कर सकते हो, नए द्वीप जो है उसका निर्माण आप कर सकते हो, प्लस में आप अनुसंधान कर सकते हो। आप कोई भी अनुसंधान कर रहे हो, वैज्ञानिक कार्य जो भी कर रहे हो वो इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हो। आप इसके अंदर क्या नहीं ले सकते, सीमा शुल्क नहीं दे सकते, आप इसमें साफ सफाई नहीं कर सकते, आप इसके अंदर वित्तीय अधिकार नहीं रख सकते। आप केवल और केवल यहाँ पे अनुसंधान कर सकते हो कि ये चीजें पानी में मिल सकती है, समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, पानी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस टाइप के आप अनुसंधान कर सकते हो। तो ये 3 क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है। पहला कौन सा था, ये जो थी अपनी आधार सीमा थी, ये 12 नॉटिकल जो मील है, 12 नॉटिकल मील, इस क्षेत्र को प्रादेशिक क्षेत्र बोला गया है। इसके अंदर आपके पूरी जमीन जैसे आपके पूरे के पूरे अधिकार होंगे। इसके अलावा यदि आप आगे आते हो तो ये 24 नॉटिकल मील होती है आधार सीमा से, 24 नॉटिकल मील होती है, इसको संलग्न क्षेत्र बोला जाता है, कॉन्जिनियस जोन बोला जाता है। और फिर आगे यदि आप 24 नॉटिकल मील के आगे यदि आधार सीमा से 200 नॉटिकल मील तक आप जाते हो, 200 नॉट मील तक आप जाते हो, समुद्री मील तक आप जाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है, जिसके अंदर आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो, नए द्वीप बना सकते हो। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। तो क्या होता है कि ये जो है श्रीलंका अपने से 18 मील दूर है, 18 मील ही दूर है, और हमें अपना क्षेत्र कहां तक दिखाना है मैप में, 200 मील तक दिखाना है। तो 200 मील तक आप यदि अपना क्षेत्र दिखाओगे तो श्रीलंका उस एरिया के अंदर ऑटोमेटिकली कवरेज हो जाती है, इसलिए भारत के मैप में हमेशा श्रीलंका दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि भारत जो है उसका पड़ोसी जलीय पड़ोसी होते हैं। जैसे स्थलीय पड़ोसी हमने पढ़ा था, 7 देश जो थे वो भारत के क्या थे, स्थलीय पड़ोसी थे। ठीक है, 7 देश हमने देखा था कि भारत की बाउंड्री लाइन से लग रही थी, बाउंड्री लाइन 15,200 लग रही थी। अब जलीय पड़ोसी की बात करते हैं, तो जलीय पड़ोसी में देखिए, एक तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी करते हैं, पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान जो है, ये देखिए गुजरात के साथ जलीय पड़ोसी भी लगा हुआ है और स्थलीय पड़ोसी भी लगा हुआ है। तो ये जल और स्थल दोनों है, जल प्लस स्थल दोनों है। पाकिस्तान जो है अपना जल और स्थल दोनों पड़ोसी देश है। उसी प्रकार से ये बांग्लादेश की बात करते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के साथ क्या लगा हुआ है, ये स्थल पे भी लगा हुआ है और जल पे भी लगा हुआ है ना। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, है ना। कौन लगा हुआ है, आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बंगाल जो है, तो पश्चिम बंगाल भी अपना क्या हुआ, स्थल हुआ प्लस जल हुआ। जलीय देश, जलीय पड़ोसी भी हुआ, स्थलीय पड़ोसी भी देश हुआ। तो अपने 2 राज्य हैं, कौन कौन से, एक तो गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, ये जल और स्थल दोनों सीमा भारत की बनाते हैं। अब बात करते हैं एक ये म्यांमार, वो देखा था हमने, तो म्यांमार 4 राज्यों के साथ यहाँ पे स्थलीय सीमा लगा रहा है और यहाँ पानी के साथ कौन सी लगा रहा है, जलीय सीमा लगा रहा है।
जलीय सीमा जो है म्यांमार। तो तीसरा देश कौन सा हुआ? पहला पाकिस्तान हुआ, दूसरा बांग्लादेश हुआ और तीसरा आपका म्यांमार हुआ। म्यांमार क्या करता है? भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाता है। तो 3 पड़ोसी तो अपने ये हो गए। चौथा पड़ोसी की बात करते हैं तो चौथा पड़ोसी अपना श्रीलंका हो गया, श्रीलंका चौथा जलीय पड़ोसी हो गया। पांचवें पड़ोसी की बात करते हैं तो मालदीव हो गया। छठे की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र, तो ये जो सीमा लग रही है, देखो इसके बीच में क्या नहीं आ रहा, कोई भी जगह नहीं आ रही, तो ये डायरेक्ट से भारत में पानी से ही अलग हो रखा है, बाकी तो पड़ोस में ही है। तो ये जलीय पड़ोसी किसका क्षेत्र हो जाएगा? थाईलैंड का हो जाएगा, थाईलैंड। और 7वें नंबर की बात करते हैं कि 7वां अपना जलीय पड़ोसी कौन सा है? तो देखिए ये सीधे का सीधा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है, तो सुमात्रा आइलैंड क्या हो जाता है? भारत का। तो ये किसका हो जाता है? इंडोनेशिया का हो जाता है। इंडोनेशिया जो है वो अपना 7वां पड़ोसी देश है। तो जलीय पड़ोसी देश पूछ लिया जाए कि कौन कौन से भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये स्थलीय भी है, जलीय भी है। श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है, ये आपके क्या है? जलीय पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं, एक एक को देख लेते हैं कि हाँ एक एक जो है उनके बीच में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। अब देखिए ये जो श्रीलंका है, भारत का बड़ा मैप ले लेते हैं। देखिए ये बात करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं कि श्रीलंका और भारत जो है पड़ोसी हैं, उनके बीच में क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले बात आती है कि देखिए ये जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका है और भारत है ना। तो ये जो क्षेत्र है, ये और ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है धनुष कोंडी। धनुष कोंडी, धनुष कोंडी जो है वो मात्र 18 नॉटिकल मील पे ही श्रीलंका बसा हुआ है। धनुष कोटि यदि पूछा लिया जाए कि श्रीलंका के सबसे नजदीक भारत का कौन सा क्षेत्र आता है, तो वो धनुष कोंडी आता है। कौन सा आएगा? धनुष कोंडी आएगा। अब यहाँ पे एक आदम का ब्रिज है, आदम का ब्रिज है। बोलते हैं कि भाई जब हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई करने गए थे तो पत्थर समुद्र में फेंक दिए थे, उन पत्थरों पे वो डूबे नहीं थे, तैरे थे, उनके ऊपर चले थे, उसको बोला जाता है आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज बोला जाता है। आदम के ब्रिज के बाद एक पंबन द्वीप और है, यहाँ पे एक पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। इस पंबन द्वीप के ऊपर रामेश्वरम बसा हुआ है। बहुत बार पूछा जाता है कि रामेश्वरम कहाँ बसा हुआ है, तो वो इस पंबन द्वीप पे रामेश्वरम है। रामेश्वरम जो है वो कहाँ बसा हुआ है? पंबन द्वीप पे बसा हुआ है। अब 2 चीजें और आती हैं, एक यहाँ पे आती है पाक जल संधि, बहुत बार पूछा जाता है पाक जल संधि, जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। एक नीचे वाला ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी जो है वो किसको बोला जाता है? नीचे वाले क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी बोला जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? पाक जल संधि बोला जाता है। आदम का ब्रिज दोनों के बीच में पड़ता है, पंबन द्वीप बढ़ता है जिसके ऊपर रामेश्वरम बसा हुआ है, धनुष कोडी जो है वो श्रीलंका के सबसे नजदीक पड़ता है। ये चीजें तो हो गई अपनी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ अपन क्या क्या चीजें साझा करते हैं, ये बीच में आती है, भारत और श्रीलंका के बीच में जाने पे ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं कि अगली चीज और आती है, अगला देश अपन लेते हैं, क्या लेते हैं? इंडोनेशिया लेते हैं। तो देखिए इंडोनेशिया है, ये यहां पे देखिए ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के अंदर क्या करते हैं अपन? इंडोनेशिया लेते हैं। तो इंडोनेशिया जो ये ऊपर वाला है ग्रेट निकोबार है ना, तो अंडमान और निकोबार दोनों हैं। तो अंडमान निकोबार के अंदर देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए अंडमान निकोबार की बात। अंडमान निकोबार के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर का जो क्षेत्र होता है अंडमान और निकोबार, 800 से ज्यादा द्वीप हैं, आप जानते हो। इसके अंदर 22 द्वीपों का नाम बदला गया है।
तीन द्वीप थे, हेवलॉक द्वीप था, नील द्वीप था और रोज द्वीप था, रोज आइलैंड था। उनका स्वराज्य द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया था। बाद में जो देश के सेना नायक हैं उनके नाम पे उनका नामकरण किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अंडमान और निकोबार दोनों को बांटते हैं, दोनों को बांट लो। बहुत बार ये चीजें समझ में नहीं आती। अंडमान और निकोबार दोनों को बांट लो। अंडमान को बांटोगे तो सबसे पहले आपका नॉर्थ अंडमान आएगा, उत्तरी अंडमान आपका ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये बीच वाला है, इसको मिडल अंडमान बोला गया है, मिडल अंडमान बोला गया है। तीसरे वाला है इसको लोअर बोला गया है और चौथे वाला है इसको लिटिल अंडमान बोला गया है। अंडमान के 4 पार्ट बना दिए गए। कौन कौन से? नॉर्थ अंडमान बोल दिया, मिडिल अंडमान बोल दिया, लोअर बोल दिया और लिटिल बोल दिया। बहुत बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से पे है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो लोअर अंडमान पे है। किस पे है? लोअर अंडमान द्वीप पे है। अब ये लिटिल अंडमान द्वीप हो गया। इन दोनों के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों के सॉरी, इन दोनों के बीच में एक तो 10 डिग्री चैनल जाता है और इस 10 डिग्री चैनल के बाद एक डंकन पास जिसको बोला जाता है डंकन पास। डंकन पास बहुत बार पूछ लिया जाता है कि डंकन पास कहां से गुजरता है, 10 डिग्री चैनल कहां से गुजरता है? तो वो आपका अंडमान और निकोबार दोनों के बीच से गुजरेगा। अब निकोबार की बात करते हैं तो निकोबार को 3 क्षेत्रों में बांट दिया, एक कार निकोबार में, लिटिल निकोबार में और ग्रेट निकोबार में। देखिए, पहला कार निकोबार में बांट दिया, फिर आपका लिटिल निकोबार में बांट दिया, ये वाला लिटिल निकोबार में बांट दिया और तीसरा जो है वो ग्रेट निकोबार में बांट दिया। अब ये अंडमान निकोबार जो है ना, अब ये जो ग्रेट निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार किसके बीच में पड़ रहा है? अपने ग्रेट निकोबार जो है, ये वाला जो है ग्रेट निकोबार, वो किसके बीच में पड़ रहा है? भारत और आपका इंडोनेशिया के बीच में क्या पड़ रहा है? ग्रेट निकोबार पड़ रहा है। ग्रेट निकोबार ये किस किस के बीच में पड़ रहा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में पड़ रहा है। भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या पड़ रहा है? ग्रेट निकोबार जो है वो पड़ रहा है। अब बात करते हैं म्यांमार की। देखिए, म्यांमार की बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये म्यांमार था, अपना जलीय पड़ोसी भी था, स्थलीय पड़ोसी भी था। अब भारत और म्यांमार के बीच में क्या पड़ रहा है? तो म्यांमार की ये रेखा लंबे तक जाती है, लंबे तक जाती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पड़ेगा, क्या पड़ेगा? ये जो भारत और म्यांमार के बीच में उत्तरी अंडमान पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है उत्तरी अंडमान जो क्षेत्र है वो कहां पड़ेगा? आपके भारत और म्यांमार के बीच में। एक यहाँ पे कोको द्वीप और पड़ता है, इस द्वीप को बोला जाता है कोको द्वीप। ये एक्चुअली हिमालय का ही भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय का ही भाग है। तो कोको द्वीप पड़ता है यहाँ पे। तो 2 चीजें आ गई म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में क्या क्या आ गया? कोको द्वीप आ गया और उत्तरी अंडमान आ गया। अब भी चैनल और पूछा जाता है ना, इसके अलावा आपसे चैनल और पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या चैनल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अपना जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और अपना अंडमान निकोबार का यहाँ का जो पॉइंट था इंदिरा पॉइंट वो 6 डिग्री 45 मिनट पे शुरू होता है ना। तो 8 डिग्री इसको चैनल बोला गया है, इसको क्या बोला गया है? चैनल बोला गया है। अब पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल कहां से गुजरता है? 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है, सबसे पहली बात आती है कि 8 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और मालदीव के बीच से गुजरता है। यहाँ पे अपना मालदीव है और यहाँ ऊपर आके मिनिकॉय है। तो किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कितना है? मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितनी डिग्री चैनल गुजरता है? 8 डिग्री चैनल गुजरता है, या आपको एमएम करके याद रख लो। दूसरा आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में गुजरता है। कहां गुजरता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप में। ये बहुत बार पूछा जाता है। मिनिकॉय
ये आपका लक्षद्वीप हो गया, या कवरती नाम दे देते हैं, कई बार लक्षद्वीप की जगह कवरती नाम दे देते हैं। तो मिनिकॉय और कवरती के बीच में ये क्या हो गया आपका 9 डिग्री चैनल हो गया। और 10 डिग्री चैनल जो था वो अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में गुजरता है। कहां से गुजरता है? अंडमान और निकोबार दोनों के बीच से क्या निकलता है? 10 डिग्री चैनल निकलता है, डंकन पास निकलता है। अब पूछ लिया जाता है कि भारत की इक्वेटर से दूरी कितनी है। तो भारत की इक्वेटर से यदि आप दूरी नापोगे तो सबसे पहले लिखो आप 6, फिर लिखो 7, फिर 8। कितनी किलोमीटर है? 876 किलोमीटर जो है भारत की इक्वेटर से दूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो समुद्र तल है वो कहां से नापा जाता है। तो भारत का जो समुद्र तल है वो चेन्नई से नापा जाता है। भारत का समुद्र तल जो है वो चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है,